हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभाग्यम एस्ट्रो हाउस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रहों के बारे में जाना था। आज हम हाउसेस के बारे में, जिनको हम भाव भी कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सभी भावों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आप भावों को देखकर या उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स को देखकर एक प्रेडिक्शन कर सकें कि पर्टिकुलर प्लैनेट उस पर्टिकुलर भाव में किस तरह से बिहेव करेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आपकी जो भी क्वेरी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा प्रयास यही है कि सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजी की एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो खुद का चार्ट और अपने परिवार वालों का चार्ट एटलीस्ट देख सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ग्रहों की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है 12 हाउसेस एंड देयर एट्रीब्यूट्स इन एस्ट्रोलॉजी। मीन्स जो 12 भाव हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 हाउसेस होते हैं, जिनको हम 12 भाव भी कहते हैं। हर भाव का अपना एक अर्थ है, हर भाव की अपनी एक मीनिंग है। हर भाव कुछ चीज़ों को दिखाता है जिसको हम उस भाव का एट्रीब्यूट बोलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट हाउस से, जिसको हम लग्न भी कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट हाउस को हमने यहाँ लग्न कहा है। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट हाउस दिखाता क्या है। मीन्स पहला भाव क्या दिखाता है। पहला भाव सेल्फ मीन्स खुद को दिखाता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारी वाइटलिटी कैसे होगी, ओवरऑल लाइफ कैसी होगी, ओवरऑल हेल्थ कैसी होगी, हमारी सोच कैसी होगी। यदि पहला हाउस अच्छा है तो ऐसे लोगों की सोच भी अच्छी होती है और उनका जीवन भी बहुत अच्छा जाता है। इस हाउस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये लग्न है, तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठते हैं उनके कारक के हिसाब से ये रिज़ल्ट देता है। यदि शुभ ग्रह बैठें मीन्स सॉफ्ट प्लैनेट बैठें तो ये आसान हो जाता है, मीन्स अच्छे परिणाम देता है। लेकिन यदि क्रूर ग्रह इस घर में बैठते हैं या इस भाव में बैठते हैं तो चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, ओवरऑल लाइफ को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इस भाव या इस हाउस में इसका जो रूलर है उस प्लैनेट को ही हम लग्नेश भी बोलते हैं। अलग अलग ग्रह इस हाउस में किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ हम हाउसेस या भावों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन हाउसेस का मतलब क्या होता है, ये भाव क्या दिखाते हैं। चलिए अब हम सेकेंड हाउस की तरफ चलते हैं। सेकेंड हाउस धन का भाव है। जैसे पहला हाउस तन का भाव था, सेकेंड हाउस धन का भाव है। यहाँ से हम देखते हैं कि जीवन में हमारे पास कितना धन रहेगा, कितना हम संचय कर पाएंगे। अब धन का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी, धन किसी भी तरह का हो सकता है, आपका परिवार भी आपका धन है। यहाँ से मटेरियल रिसोर्सेज, इनकम, सेल्फ वर्थ, ये सब हम इस हाउस से देखते हैं। यह हाउस वाणी का भी है, मीन्स स्पीच का भी है हाउस है, तो हमारी वाणी कैसी होगी उसको भी हम इसी हाउस से देखेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन संचय नहीं कर पाते, तो वो भी हम यहीं से देखते हैं। परिवार से आपके संबंध कैसे रहेंगे उसको भी इसी हाउस से देखा जाता है। ये हाउस मार्केज की तरह भी काम करता है, लेकिन इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे, किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे। थर्ड हाउस आपके साहस का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है। यहीं इसी भाव से हम आपके यंगर सिबलिंग को भी देखते हैं कि आपका अपने यंगर सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनकी लाइफ कैसी रहेगी। ये हाउस कम्युनिकेशन का भी है, ये हाउस शॉर्ट ट्रेवल का भी है, और यहाँ से हम मेंटल एबिलिटीज़ भी देखते हैं। नेक्स्ट हाउस हमारा फोर्थ हाउस है, जिसे सुख का भाव बोला जाता है। सुख का भाव मीन्स मेंटल पीस। कुछ लोगों को आपने देखा होगा
कि जीवन में धन बहुत है लेकिन मेंटल पीस नहीं है, तो इसका कारण हमें इस हाउस को देखकर पता चल जाता है। यही हाउस है जो आपको प्रॉपर्टी, आपका घर, गाड़ी, ये सब हम इसी हाउस से देखते हैं। ये हाउस आपकी माँ को भी दिखाता है, मीन्स मदर को भी इसी हाउस से देखा जाता है। एंसेस्ट्रल हेरिटेज को भी इसी हाउस से देखा जाता है। नेक्स्ट हाउस 5th हाउस है, जिसे हम संतान और शिक्षा का भाव बोलते हैं। बेसिकली ये क्रिएटिविटी का भी हाउस है, तो इस हाउस से हम क्रिएटिविटी भी देखते हैं। यही हाउस है जो रोमांस का है। आपका रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आपकी हॉबीज़ कैसी रहेगी, इन सभी को हम इसी भाव से देखते हैं। यदि ये भाव स्ट्रॉन्ग है तो आपके ये सभी एट्रीब्यूट्स अच्छे रहते हैं, मीन्स आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, आपकी संतान का जीवन अच्छा रहेगा, आपके संतान से आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। लेकिन यदि इस हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इसके परिणाम में कमी भी आ सकती है। अब हम 6th हाउस की बात करेंगे, जिसे काफ़ी नेगेटिव हाउस माना जाता है, क्योंकि ये हाउस रोग, रिपु, ऋण तीनों को दिखाता है। इसलिए पारसर जी ने इसे काफ़ी नेगेटिव हाउस माना है। आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो यहीं से देखा जाता है। आपके जीवन में कितने शत्रु रहेंगे उसको भी यहीं से देखा जाता है, और ऋण को भी, मीन्स जीवन में जो भी लोन आप लेंगे या किसी भी तरह का कर्जा आता है उसे भी इसी हाउस से देखा जाता है। लेकिन ये हाउस सर्विस का भी है, मीन्स नौकरी भी इसी हाउस से देखी जाती है। ये हाउस सेवा भाव का भी है, तो इस हाउस में यदि हम किसी भी तरह से सेवा भाव से जुड़े हैं तो अदर कारक जो रोग, रिपु, ऋण है उसमें कमी आती है। इसी हाउस को देख के हमें पता चलता है कि किस तरह की नौकरी हमारे लिए सूटेबल होगी, किस तरह के रोग हमारे जीवन में आ सकते हैं। इसके अलावा ये हाउस हमें डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेट्स, मीन्स हमारे जो पेट्स एनिमल हैं उनको भी दिखाता है। अब हम 7th हाउस की बात करेंगे। 7th हाउस होता है मैरिज का, 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप मीन्स लॉन्ग पार्टनरशिप, मीन्स लंबे समय के साथ जो पार्टनरशिप रहे उसे हम 7th हाउस से ही देखते हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्पाउस किस तरह का रहेगा, किस तरह का दिखेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों को हम इसी हाउस से देखते हैं। ये हाउस बिजनेस के लिए भी है। आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हम यहीं से देखते हैं। इस हाउस को मार्केश भी कहा जाता है, इसलिए इस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स या इनके जो लॉर्ड हैं उन्हें बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि जब जब उनकी दशा या अंतर्दशा आएगी तो वो सभी कारक, जो इस हाउस के जो सभी कारक हैं उसको वो देंगे, जिसमें मार्केश भी शामिल है। अब हम 8th हाउस की बात करेंगे, जो सबसे नेगेटिव हाउस माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ये हाउस पीड़ा का भाव है, ये भाव मृत्यु का भाव है। इसी भाव से हम क्रोनिक इश्यूज़ को भी देखते हैं, मीन्स ऐसी बीमारियां जो लॉन्ग टर्म तक या थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहेंगी, उनको इसी हाउस से देखा जाता है। एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ें भी इसी हाउस से देखी जाती हैं, इसलिए इस हाउस को सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना गया है। लेकिन यही हाउस है जो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, यही हाउस है जो रीबर्थ को भी दिखाता है, और यही हाउस है जो शेयर्ड रिसोर्सेज को भी दिखाता है। ये हाउस ऑकल्ट का भी है, मीन्स एस्ट्रोलॉजी, तंत्र या एनी टाइप ऑफ ऑकल्ट मैटर इसी से देखे जाते हैं। इस हाउस में बैठे हुए प्लेनेट पे डिपेंड करता है कि आपको इन सभी विद्याओं में कितना इंटरेस्ट रहेगा और इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनको आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे या नेगेटिवली यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। 8th हाउस के बाद अब हम 9th हाउस में आएंगे। जैसे 8th हाउस कुंडली का सबसे ख़राब भाव माना जाता है, उसी तरह से 9th हाउस कुंडली का सबसे अच्छा भाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाउस लक का है, मीन्स किस्मत का भाव भी यही है, धर्म का भाव भी यही है। जीवन में किस्मत का साथ बहुत ज़रूरी है। किस्मत का साथ मिलने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, इसलिए इस हाउस को सबसे अच्छा हाउस माना गया है। ये हाउस आपकी हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, लॉन्ग ट्रेवल को भी दिखाता है। इस हाउस से आपके पिता को भी देखा जाता है।
आपका धर्म में कितना झुकाव रहेगा, आप कितने धार्मिक रहेंगे, आप धार्मिक कॉसेस में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, इन सभी चीज़ों को भी इसी हाउस से देखा जाता है। चलिए अब हम 10th हाउस की बात करेंगे, जिसे हम कर्म का भाव बोलते हैं। 9th हाउस धर्म का भाव है, 10th हाउस कर्म का भाव है। यहाँ से हम आपके प्रोफेशन को देखते हैं, यहाँ से हम आपकी प्रतिष्ठा को देखते हैं, आपकी पब्लिक इमेज कैसी रहेगी, रेपुटेशन कैसी रहेगी, स्टेटस कैसा रहेगा, अथॉरिटी, एम्बिशन, अचीवमेंट्स, इन सबको हम यहीं से देखते हैं। तो बेसिकली यदि हम किसी की नौकरी देख रहे हैं कि वो किस नौकरी में जाएगा या कौन सी नौकरी उसके लिए सूटेबल रहेगी, तो उस केस में हम 6th हाउस और 10th हाउस को जॉइंटली एनालिसिस करते हैं। सेम टाइम यदि हमें किसी का बिजनेस जानना है तो 7th और 10th को साथ में देखते हैं। आपके करियर गोल, सोशल स्टैंडिंग सब यहीं से देखे जाते हैं। कर्म के बाद अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे, 11th हाउस की, जिसको हम लाभ का भाव बोलते हैं। इसको हम इनकम का भाव भी बोलते हैं, डिज़ायर फुलफिलमेंट का भाव भी बोलते हैं, क्योंकि इसी हाउस में बैठे हुए प्लेनेट या इसका जो लॉर्ड है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए। वही हाउस है जो दिखाता है कि हमारे जीवन में इनकम किस तरह की होगी। इस हाउस से हम फ्रेंड सर्कल को भी देखते हैं, सोशल ग्रुप को भी इसी से देखा जाता है। हालांकि पारासर जी ने इस हाउस को एक नेगेटिव हाउस माना है, क्योंकि ये हाउस इच्छा पूर्ति का है, लेकिन जितनी ज़्यादा इच्छा पूर्ति होती है इंसान उतना ही ज़्यादा बंधन में फंस जाता है, इसलिए इसे एक नेगेटिव हाउस भी माना गया है। इसके अलावा ये 6th हाउस से 6th हाउस है, इसलिए भी इसे नेगेटिव माना जाता है। इसका ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम आगे वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे 12th हाउस की, जिसे हानि का भाव माना जाता है। इसे मोक्ष का भाव भी बोलते हैं, इसे विदेश का भाव भी माना गया है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को यहीं से देखा जाता है। स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, हिडन एनिमीज़, लिमिटेशंस, कर्मा सब इसी हाउस से देखे जाते हैं। जो आपका बेड प्लेजर है वो भी यहीं से देखा जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, एनी टाइप ऑफ लॉस जो भी है वो यहीं से देखा जाता है। लेकिन यदि हम इस हाउस को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें तो यह विदेश का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है। मीन्स किसी भी भाव को देख के हमें डरना नहीं है, हमें ये देखना है कि इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट को हम किस तरह से यूज़ करें। तो आज हमने सभी 12 हाउसेस की मीन्स 12 भावों के बारे में बात किया है। होप कि आपको ये सब भाव अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारे अगले लेसन में अब हम राशियों के बारे में बात करेंगे, मीन्स ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे कि कितनी राशियाँ होती हैं, उनके गुणधर्म क्या हैं। होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। जल्द ही आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। जय श्री राम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप और भी लोगों से शेयर करिए, ताकि वो भी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स सीख सकें। जय श्री राम।